डीएनए रिपोर्ट की क्या रेलिवेंसी होती है पॉक्सो के मैटर में, जहां पर डीएनए रिपोर्ट इस बात को कहती है कि जो कंप्लेनेंट विक्टिम है उसकी एज 17 ईयर्स है, नाबालिग है, और जिस बच्ची को उसने जन्म दिया है उसका बायोलॉजिकल फादर एक्यूज्ड ही है। और ट्रायल कोर्ट आफ्टर असेसिंग ऑल दी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्यूज्ड को कर देती है बरी। तो ऐसा क्या था इस मैटर में, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह रही कि डीएनए रिपोर्ट जब सारी बात को कह रही है और फिर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूटल क्यों किया, जिसको आगे चल के हाई कोर्ट ने भी माना। तो इन बातों को पूरी तरीके से जानने के लिए फैक्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और फैक्ट्स में आपको इन शॉर्ट थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि जो एक्यूज्ड है वो अपने गांव से दूसरे गांव में जाता है नौकरी की तलाश में, और वहाँ पर उसको मिल जाती है नौकरी। नौकरी मिलने के साथ उसका कांटेक्ट होता है विक्टिम के साथ में, जो लड़की है वो लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इस बात को कहकर के आगे चल के वो उससे शादी करेगा। और इसके बाद अक्सर इन दोनों के बीच ऐसा संबंध बनता रहता था, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि जो विक्टिम है वो हो गई प्रेग्नेंट। उसके बाद जब वो लड़की एक्यूज़ के पास जाती है और उससे कहती है कि अब आप मुझसे शादी करिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ और आपने मुझसे कहा भी था कि मैं आगे चल के हम शादी भी करेंगे, पर ऐसी बात को सुनकर एक्यूज़ अब टालामोटीली करने लगता है और मना कर देता है। उसके बाद लड़की के पास अब कोई रास्ता नहीं रहता, वो कराती है एक कंप्लेंट दर्ज अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जिसमें जांच होती है। और जांच के बाद जो चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में, वो फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी और साथ में सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। और इसी दौरान जो लड़की होती है वो डिलीवरी देती है एक बच्ची को। बहरहाल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सारी एविडेंस जब ट्रायल कोर्ट में दी जाती हैं उनको सबको बेसिस मानकर ट्रायल कोर्ट जो है वो कर देती है एक्विटल एक्यूज़ का, यानी कि दोष मुक्त कर देती है। अब जब ये मैटर को लेकर स्टेट हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में स्टेट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो उसने अपने केस को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया है। ये बात विदाउट रीजनेबल डाउट क्लियर रही, प्रूव्ड रही कि जो विक्टिम है उसकी एज 17 है, जो बच्चा विक्टिम का है उसका बायोलॉजिकल फादर एक्यूज्ड है। ये बात डीएनए रिपोर्ट कह रही है। ये बात भी हाई कोर्ट के आगे रखी गई कि हालांकि जो विक्टिम है वो और उसके जो रिलेटिव्स थे वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो गए, पर जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपने केस को विदाउट रीजनेबल डाउट प्रूव किया है, जिसको ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरीके से सब अप्रिशिएट नहीं किया और एक्यूज़ को बरी कर दिया। इसके लिए हमारी अपील को अलाउ किया जाना चाहिए। और जो रिस्पोंडेंट था एक्यूज़ का, उसकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि जो लड़की है विक्टिम है उसने कोर्ट में बहुत साफ इस बात को कहा कि नहीं जी मेरे साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, और उसके रिलेटिव ने भी कहा कि हमारी इस बच्ची के साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्यूज़ ने नहीं किया। जबकि डीएनए रिपोर्ट तो इस बात को कह रही है कि बायोलॉजिकल फादर इस बच्ची का यही है एक्यूज्ड। हाई कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड भी था, तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था उसने इस बात को कहा कि हाँ जो विक्टिम है वो प्रेग्नेंट है, और जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने इस बात को बताया कि हाँ ये बच्ची जो है मेरे ही हॉस्पिटल में पैदा हुई। और जिसने मजिस्ट्रेट के सामने ब्लड सैंपल लिया विक्टिम का, बच्ची का और एक्यूज्ड का, उसको प्रिजर्व करके लेबोरेटरी के लिए भेजा गया। और वहाँ से फिर बात को एक रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट, जो इस बात को बहुत साफ कह रही है कि जो विक्टिम की बेटी है उसका बायोलॉजिकल फादर एक्यूज ही है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो विक्टिम है, हालांकि जो कंप्लेंट है उसी ने दी है, उसी ने अपने कंप्लेंट में स्टेटमेंट दिया, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल जब उसके स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होता है और गवाही के दौरान जो लड़की होती है वो हॉस्टाइल हो जाती है, वो वहाँ पर इस बात पर मुकर जाती है कि साहब जो एक्यूज़ है उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। और जो रिलेटिव थे, उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी कोर्ट में इसी बात की गवाही दी कि नहीं जी एक्यूज़ ने तो हमारी बेटी के साथ में कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया। तो इसके बावजूद तो क्या वो अब डीएनए रिपोर्ट गलत है?
तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट में इस बात को कहा है। एक जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं उन पर 100% रिलायबल नहीं हो सकती, या ये कह सकते हैं कि जो डीएनए रिपोर्ट है उनके बेसिस, उनके सोल बेसिस पर एक्यूज को सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो डीएनए रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जैसे क्या उसको सही तरीके से प्रिजर्व रखा गया, क्या जो कलेक्शन ऑफ सैंपल था वो सही से लिया गया, क्या वो टाइम जो भी होता है जिसके अंदर रिपोर्ट आनी थी वो सारी चीज़ें अपने टाइम पर है। इन सारी बातों को देखते हुए तो डीएनए रिपोर्ट एक अपने आप में वो सबसे बड़ा आधार नहीं बन सकती कि जिसके आधार पर एक्यूज्ड को सज़ा दे दी जाए, वो भी जब जहाँ पर ओरल एविडेंस में इस बात को कहा जा रहा है कोर्ट में विक्टिम के द्वारा और उसके रिलेटिव्स के द्वारा कि ऐसी कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऐसा कोई भी गलत काम उसके साथ नहीं किया गया एक्यूज्ड ने। तो हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि जो इस तरीके की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती है वो 100% इस बात के लिए नहीं मानी जा सकती कि उनके सोल बेसिस पर एक्यूज को सज़ा दे दी जाए, वो भी जहाँ पर ओरल एविडेंस में बात कुछ और आई हो, ओरल एविडेंस में कुछ और जो बिल्कुल विपरीत आया उसके मतलब। तो ऐसे हाल जब ऐसी चीज़ें कोर्ट के आगे रहती हैं तो ऐसे में डीएनए रिपोर्ट को आधार नहीं माना जा सकता। आधार माना जा सकता है ऐसे बयानों को जो अदालत में आए, और उनके बेसिस पर ही जो ट्रायल कोर्ट था उसने एक्यूज को बरी किया, जिसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और इससे एक बात समझ में आती है कि डीएनए रिपोर्ट अपने आप में एक आधार नहीं है, आधार साथ में ये भी ज़रूरी है कि कोर्ट के आगे अदर ओरल एविडेंस और क्या आती है। तो मैं समझता हूँ मेरा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइए। थैंक यू।